वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंथ्रीडियम के बारे में। फिनेरिया के अंदर एंथ्रीडियम के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है और एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे इसकी डेवलपमेंट होती है, ये हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें फिनेरिया के अंदर, तो फिनेरिया एक उभयलिंगी या फिर मोनोसियस प्लांट होता है, यानी इसमें नर और मादा प्रजनन संरचनाएं एक ही पौधे के विभिन्न शाखाओं पर विकसित होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो है एक पौधा यहाँ पे एक है, ये अलग अलग इसकी ब्रांचेज है, शाखाएं हैं, जिसपे एक मेल ब्रांच है, एक फीमेल ब्रांच है। मादा शाखाएं आमतौर पर अधिक तीव्रता से बढ़ती और नर शाखाओं की तुलना में लंबी हो जाती। ये जो है ये तेजी से बढ़ती है और ये कैसी होती है, थोड़ी सी लंबी होती है इस मेल ब्रांच से। अब इनके अंदर दो टाइप की ब्रांच होती है, एक एंथ्रीडियम ब्रांच होती है और एक आर्किगोनियल वाली ब्रांच होती है। यानी कि एक यहाँ पे क्या होती है, मेल ब्रांच होती है और एक यहाँ पे क्या होती है, फीमेल ब्रांच होती है। तो आज की वीडियो में हम इस मेल ब्रांच के बारे में ही डिस्कस करने वाले। तो इस एंथ्रीडियल ब्रांच की अगर हम बात करें, एंथ्रीडियल ब्रांच जो है एंथ्रीडिया के मुख्य अक्ष के विस्तारित उत्तल शीर्ष, यानी कि जो इसका कन्वेक्स एपिक्स होता है उसमें समूह पर पैदा होती है। ये जो होते हैं, ये एंथ्रीडियल ब्रांच, ये फैली हुई पत्तियों के एक रोजेट से रोजेट से घिरे हुए होते हैं, जिसे पेरिचेटियम कहा जाता है। इसके बाहर जो है ऐसे जो है रोजेट पाया जाता है पत्तियों का, और ये जो रोजेट होता है यहाँ पे, ये इसको पेरिचेटियम बोला जाता है। और यहाँ पे बीच में क्या होता है, बीच में यहाँ पे एंथ्रीडिया पाए जाते हैं। ये पत्ते बड़े होते हैं और जो वेजिटेटिव वाले पत्ते थे, यानी कि जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर वाले पत्ते थे, जिनको वानस्पतिक पत्तियां बोल सकते हैं, उसकी तुलना में दूरी पर अधिक सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं। अब एक तो जो नॉर्मल, अगर हम बात करें, एक नॉर्मल गैमिटोफाइट है उसके पत्ते, और एक जो गैमिटोफाइट ने ये जो ब्रांच है, यानी कि जो एंथ्रीडियल ब्रांच है या फिर आर्किगोनियल ब्रांच है वो बना दी है, तो उन पत्तों की अगर हम तुलना करें तो ये पत्ते जो है ये बड़े होते हैं। एंथ्रीडियल शाखा वाले जो पत्ते होते हैं ये बड़े होते हैं वानस्पतिक पत्तियों से, और ये डेंसली जो है, कॉम्पैक्टली डेंसली और सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं। बड़ी संख्या में लंबे बहुकोशिकीय कैपिटेट बाल, यानी कि कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, कैपिटेट हेयर्स होते हैं, और ये कैपिटेट हेयर्स क्या है, लंबे और बहुकोशिकीय होते हैं। पैराफाइसिस होता है, एंथ्रीडिया के साथ परस्पर ये जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये पैराफाइसिस है, और ये बीच में क्या है, ये एंथ्रीडिया है। ये अलग अलग स्टेजेस है एंथ्रीडिया की, और इसके बाहर ये पेरिगोनियल लीव्स होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा होता है, ऐसे बाहर की तरफ पेरिगोनियल लीव्स होते हैं। फिर इन पेरिगोनियल लीव्स के अगर हम इसका सेक्शन कट करके देखें, तो ये पेरिगोनियल लीव जो है वो ऐसे होते हैं बाहर की तरफ, और इसके अंदर यहाँ पे पैराफाइसिस और एंथ्रीडियम के स्ट्रक्चर नजर आते हैं। पैराफाइसिस में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अभी जो पैराफाइसिस है इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और उनकी प्रकाश संश्लेषक गतिविधि के अलावा, एक तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है तो ये फोटोसिंथेसिस तो करेंगे फोटोसिंथेसिस करेंगे। सेकंड, ये क्या करते हैं, ये वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी के नुकसान के खिलाफ एंथ्रीडियल हेड की रक्षा करते हैं। जो ये एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियल हेड है, इसकी रक्षा करेंगे कि यहाँ पे ज्यादा इवेपोरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन ना हो पानी की। तो दो काम हो गए इसके। ये एक तो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और दूसरा यहाँ पे ये ट्रांसपिरेशन के अगेंस्ट इसको बचा के रखते हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं, क्रिया करके अपने बीच पानी भी धारण कर लेती है। अभी जो पैराफाइसिस होते हैं इनके बीच में यहाँ पे पानी जो है, पानी की फिल्म यहाँ पे बन जाती है, और एक श्लेष्मा पदार्थ का स्त्राव करते हैं। ठीक है, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का ये स्त्राव करते हैं, जो कि एंथ्रोजोइड की लिबरेशन में, उनकी मुक्ति में, उनको फ्री होने में हेल्प करता है। आगे हम देखेंगे कैसे इनका लिबरेशन होगा।
इसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर के बाद डेवलपमेंट क्या होती है। तो स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये डायग्राम बनाना होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर ये डायग्राम बनाना है। ये एक एंथ्रीडियम है या फिर हम इसको बोल सकते हैं सिंगल, इनमें से ये एक एंथ्रीडियम कट करके दिखाया कि इसके अंदर ऑपरकुलम होती है, एक जैकेट होती है, स्टोक होती है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, पेरिगोनियल लीव्स है, एंथ्रीडिया है एंड पैराफाइसिस, और ये इसका एक्सिस हो गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। और हमें बताना है क्या क्या है कि यहाँ पे ये मेल ब्रांच के ऊपर जो है ग्रो करते हैं, बनते हैं। मेल ब्रांच के जो पत्ते होते हैं वो लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, सघन होते हैं, और जो है सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं। इसके अलावा इसको बाहर से कुछ पैराफाइसिस जो पत्ते होते हैं वो घेरते हैं। इसके अलावा ये पैराफाइसिस जो है पानी को भी इकट्ठा करते हैं, और साथ में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन का जो प्रक्रिया होती है उसको उसके ये चेक करते हैं, उसके ऊपर भी उससे भी ये क्या करते हैं एंथ्रीडियल हेड की रक्षा करते हैं। इसके अलावा ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं। ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस क्या करेगा, एंथ्रोजोइड की मुक्ति में मदद करेगा। इसके बाद ये जो ये एंथ्रीडियम है इसका विकास कैसे हो, इसका विकास की अगर हम बात करें, एंथ्रीडियम एक स्तयी कोशिका से विकसित होता है। अब ये जो एंथ्रीडियम है ये एक स्तयी कोशिका होती है, उसे ही विकसित होता है, और इस कोशिका को बोला जाता है एंथ्रीडियल प्रारंभिक, ठीक है, इसको एंथ्रीडियल इनिशियल यहाँ पे बोला जाता है। जैसे कि इसके अंदर देखें तो ये इस एक स्तयी कोशिका से सिंगल सेल से बनता है, और इसको एंथ्रीडियल इनिशियल बोला जाता है। यह पूर्व शाखा के शीर्ष पर स्थित है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मेल ब्रांच थी या फिर एंथ्रीडियल ब्रांच थी उसके उसके शीर्ष के ऊपर यहाँ पे ये स्तयी कोशिका पाई जाती है, जिसको एंथ्रीडियल इनिशियल बोला जाता है। अब इसके अंदर अलग अलग तरीके से डिवीजन होगी जिसकी हेल्प से यहाँ पे एंथ्रीडियम बनेगा। एंथ्रीडियल प्रारंभिक पैपिलेट बन जाता है। अब ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल है ये पैपिलेट बन जाएगा, यानी कि फूल जाएगा, और एक बाहरी कोशिका एक बेसल सेल बनाने के लिए अनुप्रस्थ रूप से विभाजित हो जाता है। फूलने के बाद ये यहाँ से विभाजित होगा, विभाजित होके एक आउटर सेल बना लेगा और एक बेसल सेल बना लेगा, ठीक है। पहले एक एंथ्रीडियल इनिशियल था जिससे एंथ्रीडियम बनेगा, और ये एंथ्रीडियम बनने के लिए पहले ये एंथ्रीडियल प्रारंभिक जो है, एंथ्रीडियल इनिशियल जो है ये स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, फिर पैपिलेट बन जाता है। इसके बाद इसके अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होती है जिसकी वजह से यहाँ पे एक बाहरी सेल बन जाती है और एक बेसल सेल बन जाती है। इसके बाद एंथ्रीडियल के डंठल का एम्बेडेड का हिस्सा बनता है। अब ये जो बेसल सेल है, ये बेसल सेल आगे जाके क्या बना देगी, जो इसका एम्बेडेड पार्ट है इसकी स्टोक का वो बना देगी। और जो बाहरी कोशिका है, अब इस बाहरी यानी इस आउटर सेल की हम बात कर रहे हैं, बाहरी कोशिका एक या अधिक अनुप्रस्थ विभाजनों से गुजरती है। ये क्या करेगी, एक या एक से अधिक ट्रांसवर्स डिवीजन शो करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 से 4 सेल स्टेज है वो आ जाएगी। 2 से 4 स्टेज वाले एक फिलामेंट का निर्माण कर देती है। ये आउटर सेल डिवाइड करेगी, जैसे कि यहाँ पे डिवीजन कर लिया इसने, और ये क्या बना देगी, 2 से 4 सेल का एक फिलामेंट बना देगी। तो सबसे फर्स्ट क्या था, एंथ्रीडियल इनिशियल था। एंथ्रीडियल इनिशियल पैपिलेट बन गया, फिर उसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन लगी। ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद यहाँ पे 2 सेल बनी, एक आउटर सेल बनी, एक बेसल सेल बनी। बेसल सेल जो है स्टोक का, निडंठल का जो ढका हुआ पार्ट है, एम्बेडेड पार्ट है, वो बनाएगी। और जो आउटर सेल है, अब आउटर सेल क्या करेगी, दो यहाँ पे आउटर सेल एक या फिर एक से अधिक विभाजनों से गुजरेगी, जिसकी वजह से एक से गुजरेगी तो 2 बन जाएगी, और एक से अधिक गुजरेगी 4 बन जाएगी। तो ये 2 से 4 कोशिकाओं वाला एक फिलामेंट बना ले। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इस फिलामेंट की टर्मिनल सेल 2 ऊर्ध्वाधर प्रतिच्छेदन द्वारों से विभाजित होती है। इस प्रकार 2 काटने वाले चेहरों यानी कि जो फेस होते हैं या फिर इसके अग्रभाग होते हैं के साथ एक एपिकल सेल विभेदित होता है। तो यहाँ पे अब ये दोबारा से डिवीजन जब शो करेगी तो यहाँ पे एक एपिकल सेल बन जाएगा, और 2 यहाँ पे क्या बन जाएगी, 2 यहाँ पे काटने वाले फेसेस बन जाएंगे।
एपिकल सेल एक नियमित वैकल्पिक क्रम से दो पंक्तियों में खंडों को काटता है। इसके बाद ये जो है ये ऐसे जो है डिवाइड करेगी और दो ये लेयर यहाँ पे बना लेती। और इसके बाद अब इस फिलामेंट की ऊपरी 3 से 4 कोशिकाएं विकर्ण ऊर्ध्वाधर दीवारों से विभाजित होती हैं। प्रत्येक दो असमान कोशिकाओं का निर्माण करती है। और छोटी पृथीय बेटी कोशिकाएं डॉटर सेल जो बनेगी पहले जैकेट आद्याक्षर यानी कि इनिशियल के रूप में कार्य करती है। ये क्या करेगी अब, जो छोटी पृथीय कोशिका यहाँ पे बनी थी ये जो है ये फिर से डिवाइड हुई है। हमने बात की थी कि ये फिलामेंट की जो ऊपरी 3 से 4 कोशिकाएं हैं विकर्ण, ठीक है, ये क्या करेगी ऐसे विकर्ण विभाजन से विकर्ण दीवारों से विभाजित होती है, जिसकी वजह से दो असमान कोशिकाएं बन जाती हैं। इन दो असमान कोशिकाओं में एक कोशिका होती है यहाँ पे डॉटर सेल। तो ये डॉटर सेल जो है ये क्या करेगी, पहली जैकेट इनिशियल के रूप में कार्य करती है। ठीक है, क्या करेगी, पहली जैकेट इनिशियल के रूप में यहाँ पे कार्य करेगी। बेटी कोशिकाएं फिर से समान विभाजनों से गुजरती है। अभी जो डॉटर सेल है फिर से समान विभाजनों से गुजरेगी और बाहरी तरफ एक दूसरी जैकेट इनिशियल का निर्माण कर देगी। ठीक है, बाहर फिर एक ये फर्स्ट जैकेट इनिशियल था और बाहर की तरफ फिर से क्या हो गया, एक सेकेंड जैकेट इनिशियल बन जाता है और आंतरिक तरफ प्राथमिक एंड्रोगोनियल कोशिकाओं को जन्म देती है और अंदर की तरफ क्या होंगी, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बन जाएंगी। इस प्रकार तंतु की प्रत्येक कोशिका दो जैकेट आद्याक्षर यानी कि इनिशियल और एक प्राथमिक एंड्रोगोनियल सेल को जन्म देती। एक फिलामेंट था, फिलामेंट जो था या फिर जो तंतु था उसकी जो प्रत्येक कोशिका डिवाइड होके यहाँ पे डिवाइड होके ये क्या बनाएगी, एक तो फर्स्ट जैकेट इनिशियल, एक सेकंड जैकेट इनिशियल और एक प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल यहाँ पे बना लेती है। जैकेट के जो इनिशियल है केवल एंटीक्लाइनल रूप से विभाजित होते हैं और एकल स्तरित एंथ्रीडियल जैकेट बनाते हैं। अब यहाँ पे जो जैकेट के जो इनिशियल सेल थी, ये इनिशियल क्या करेंगे, यहाँ पे ये एंटीक्लाइनली रूप से विभाजित होंगे और एकल स्तरित एंथ्रीडियल जैकेट ये बना लेते हैं कि यहाँ पे बनानी स्टार्ट की और ये यहाँ पे ये जैकेट यहाँ पे बना लेते हैं। युवा जैकेट कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब जो जैकेट यंग होती है पहले, तो इस यंग के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये मेच्योर होने लगती है तो ये मेच्योर हो जब होगी तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाएंगे। फिलामेंट की शीर्ष कोशिका एंथ्रीडियल दीवार के ओपरकुलम या फिर कैप क्षेत्र बनाती है। अब इसकी जो शीर्ष कोशिका थी ये वाली, ये क्या बनाती है, ये फिलामेंट की शीर्ष कोशिका एंथ्रीडियल दीवार या फिर ओपरकुलम या फिर कैप क्षेत्र बना लेती है। प्राथमिक एंड्रोगोनियल सेल, जो ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल थी, ये बार बार विभाजित होती है और इन कोशिकाओं की अंतिम पीढ़ी एंड्रोसाइट मदर सेल बना लेती है। यानी कि ये बार बार डिवाइड होगी और जो लास्ट डिवीजन क्या करेगी, एंड्रोसाइट मदर सेल यहाँ पे बना लेती है। अब ये एंड्रोसाइट मदर कोशिकाएं जो है फिर से विभाजित होती है और प्रत्येक दो एंड्रोसाइट बना लेती है। इसके बाद इन एंड्रोसाइट से बाइफ्लेजिलेट एंथ्रोजोइड जो है डिफ्रेंशिएट होते हैं। ये एंथ्रोजोइड यहाँ पे बाइफ्लेजिलेट एंथ्रोजोइड, ये दो फ्लेजिला होते हैं, तो ये बाइफ्लेजिलेट एंथ्रोजोइड्स इससे डिफ्रेंशिएट होते हैं। एक एंथ्रीडियल हेड में सभी एंथ्रीडिया एक ही समय में शुरू नहीं होते हैं। जो एंथ्रीडियल हेड है उसके अंदर एंथ्रीडिया ऐसा नहीं कि एक ही बार में एंथ्रीडिया बन गया और वो रिलीज हो गया सारे के सारे, वो अलग अलग टाइम पे स्टार्ट होते हैं। इसलिए एंथ्रीडिया के विभिन्न विकास चरणों का एक ही सिर में देखा जा सकता है। एक ही एंथ्रीडियल हेड के अंदर विभिन्न जो विकास के चरण हैं एंथ्रीडियम बनने के, वो देखे जा सकते हैं। किसी के अंदर 2 सेल स्टेज है, किसी के अंदर 4 सेल स्टेज है, किसी के अंदर जैकेट इनिशियल बन रहा है, तो वो जो है एक ही हेड के अंदर देखे जा सकते हैं। इसके बाद मेच्योर या फिर परिपक्व एंथ्रीडियम कैसा होगा, इसके अंदर एक स्टोक होती है, एक जैकेट होती है, अंदर एंड्रोगोनियल सेल्स होंगी और ऑपरकुलम होगा। ये एंड्रोगोनियल सेल्स क्या करेंगी, ये एंथ्रोजोइड्स का निर्माण करेगी
और ये एंथ्रोजोइड्स जो है ये इस ओपर्कुलम की हेल्प से बाहर निकल जाएंगे। जो परिपक्व एंथ्रीडियम है एक लंबा बहुकोशिकीय डंठल होता है और लाल या गहरे नारंगी रंग का ये एक कल्प शेप का शरीर होता है। सिंगल लेयर्ड एंथ्रीडियल जैकेट में एंड्रोसाइट्स का एक बड़ा द्रव्यमान होता है। ये एंड्रोसाइट सेल्स का एक बड़ा मास होता है जो कि एक सिंगल लेयर्ड जैकेट से घिरा हुआ होता है। जैकेट परत की नोक पर एक या फिर शायद कभी दो अपेक्षाकृत बड़ी हाइलाइन कोशिका होती है जो ओपर्कुलम बनाती है। यहाँ पे ये बड़ी कोशिकाएं होती है जो क्या बनाएगी, ओपर्कुलम बनाएगी। इसके बाद ये जो है इसका यानी कि एंथ्रोजोइड बन गई है या फिर एंड्रोगोनियल साइज बन गई है। इसके बाद इनका स्फुटन कैसे होगा या फिर डिहाइसेंस कैसे होगा। जब परिपक्व एंथ्रीडियम पानी के संपर्क में आता है तो स्फुटन होता है। अब पानी कहाँ से आएगा, ये पानी जो है ये वही पानी है ओपर्कुलर सेल की आंतरिक और बाहरी दीवार बारिश या ओस के पानी को अवशोषित करती है। ठीक है, ये क्या करेगी, इस पानी को अवशोषित करेगी जो कि आमतौर पर पेरिगोनल पत्तियों के बीच में एंथ्रीडियल हेड में एकत्रित हो जाता है। ये हमने देखा था कि पेरिगोनल पत्तियों के बीच में वहां पे पानी जो है इकट्ठा हो जाता है। तो ये पानी वही होता है, ये ओपर्कुलम या फिर ओपर्कुलर सेल जो है इसको अवशोषित कर लेंगे। इस प्रकार ओपर्कुलर कोशिका श्लेष्मा बन जाती है और फूल जाती है। अब ये म्यूसिलेजिनस बन जाती है और ये फूल जाएंगी और ओपर्कुलर सेल के भीतर का दबाव इसे दबाव बनता है जिससे ये फट जाती है। ठीक है, यहाँ पे इनके अंदर इतना पानी आ जाएगा कि एक दबाव बना देगी जिसकी वजह से फट जाएगी और फटने की वजह से यहाँ पे एक होल हो जाएगा, यहाँ पे एक पोर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी प्रेजेंट है यानी कि जो भी एंड्रोगोनियल सेल्स है वो बाहर निकलेंगी। तो यहाँ पे बाहर के छोर पर एक छिद्र बन जाता है एंड्रोसाइट युक्त एक चिपचिपा द्रव्य। अब ये जो है ये क्या करेगा, ये जो एंड्रोगोनियल मास है इससे इस छिद्र से बाहर निकलता। एंथ्रीडियल में एंथ्रोसाइट्स की रिहाई यानी कि उनके फ्री होने को एंथ्रीडियल की दीवार का के संकुचन और एंथ्रीडियल के भीतर फूली हुई सामग्री हाइड्रोस्टेटिक दबाव भी बनाती जिसके द्वारा ये जो है आसानी से निकल जाते हैं। अब ये जो है बाहर निकलने के लिए फर्स्ट तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट तो यहाँ पे जो इसकी दीवार होती है उसका संकुचन होता है, उसका कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं, उसका वो कॉन्ट्रैक्ट होती है जिसकी वजह से ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स भी बनता है जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, ये बाहर निकल जाएंगे। एंड्रोसाइट पतली और नाजुक फिल्म के रूप में फैलते हैं। अब एंड्रोसाइट जो है एक पतली फिल्म के रूप में ये बाहर निकल के आएंगे और एंड्रोसाइट की झिल्लीदार दीवारें पानी में घुल जाती है। एंड्रोसाइट की जो दीवारें थी वो क्या बना देंगे, वो पानी में घुल जाएंगे और सर्पिल रूप से कुंडलित बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइट मुक्त हो जाते हैं। तो इस वे में क्या होता है, एंथ्रीडियल ब्रांच होती है, एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट होती है, मेच्योर एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर होता है, देन उसकी डिहाइसेंस होती है। अब ये एंथ्रोजोइड तो बन गई है। अब एंथ्रोजोइड क्या करेंगे, ये तलाश करेंगे कि इनको आर्किगोनियम तक पहुंचाया जाए या फिर पहुंचे। ये पानी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे इसेंशियल होती है और ये फिर फर्टिलाइजेशन करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे फीमेल ब्रांच होती है जिसको आर्किगोनियम बोला जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।